चलो ठीक है, ठीक 1.5 से 3। हाँ 1.5 से 3:15 इसका नॉर्मल जो टाइम है। 3 से 7। हाँ चलो ठीक। जनरल स्टूडेंट्स प्लीज मेरी आवाज आ रही है? चलें बेटा, अब हम पेज नंबर 195 पे थे। एक छोटा सा क्वेश्चन था, अटेम्प्ट हो गया। ये जरा मुबीन ये तो चला दे यार। एक क्वेश्चन नंबर 2 था छोटा सा, लिए फाइनल। पेज नंबर 195 पे आ जाए जरा। लिमिटेशंस पढ़ रहे थे, इसमें इस तरह करें, वैसे तो मेरे ख्याल 2 भी औरत थी, 4 हुई थी, नंबरिंग इसी करना जरा। पहले का नाम क्या था? तो नंबर 1, नंबर 2 इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। यू शुड बी इन अ पोजीशन टू राइट 1-2 लाइंस कम से कम, ठीक है। नंबर 3 था अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स में डिफरेंस। फिर बिजनेस कंडीशंस अगर चेंज हो जाए तो रेशियोज फिर भी कंपेरेबल नहीं रहेंगी। फिर नंबर 5 और नंबर 6 इस तरह से करें कि नंबरिंग मीन्स 6 की 6 हेडिंग्स जरा याद करनी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बस 4 की अगर कर लें इतना ही सफिशिएंट है हमारे ख्याल। तो अगर 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ ना कुछ लिखने की पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन सर क्लियर हो गया? तो जब भी कभी रिवीजन करें, मैं खासतौर पर वैसे याद भी कराऊंगा अगले दिनों में जाके, लेकिन खुद भी ज़रा याद रखना है जब भी कभी रिवीजन करें तो काइंडली 5-7 मिनट इस पे भी रुकना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको हेडिंग्स और कम से कम एक लाइन लिखने की पोजीशन में होना चाहिए। डेफिनेटली ये चीज़ें सारी याद करनी पड़नी है। इस तरह फार्मूले हैं, इसी तरह ये लिमिटेशंस वगैरह भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ये कल वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर किस पेज पे? आंसर था ना लाइब्रेरी के? था कहीं? 205 ये सिकंदर साहब 205 पेज पे चेक कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है मैच कर लीजिएगा, कोई अगर मसला होगा फिर बता दीजिएगा। चलें सर, एक छोटी सी चीज़ और है, जरा उसको भी फाइनल करना। मिल गया 205 सिकंदर? पेज नंबर ढूंढे काइंडली। 204 हेडिंग पढ़े, लिखा हुआ है विंडो ड्रेसिंग। एक टर्म यूज होती है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का डेफिनेटली वो मतलब नहीं है जो इन वर्ड से लग रहा है। वैसे क्या वर्ड्स का मतलब लग रहा है? खिड़की और ड्रेसिंग, ये वो नहीं है। ये टर्म उस वक्त यूज की जाती है अकाउंटिंग में जब किसी अनफेवरेबल सिचुएशन को फेवरेबल करके प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही हो। मीन्स टू से सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि अनफेवरेबल सिचुएशन को फेवरेबल पिक्चर के तौर पे दिखाने की कोशिश के नाम को विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए लोग जो हैं अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करके शो करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट तरीकों से। तो उन तरीकों को बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग। एक अनरियलिस्टिक चीज को रियलिस्टिक बना के, मतलब हकीकत को छुपा के, मतलब बुराई को छुपा के अच्छाई की तरफ दिखाने का नाम विंडो ड्रेसिंग। तो पढ़े जरा, मैं थोड़ा सा साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस। मतलब डेफिनेटली हम अकाउंटेंट्स का काम क्या होना चाहिए कि जो सच है वो बता दें, लेकिन समटाइम्स कुछ लोग, आप लोग नहीं, कुछ लोग जो है वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, लेकिन आपको वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस इसलिए पता होनी चाहिए ताकि आप उन लोगों को पकड़ सकें। The one should also be careful of the unethical practice like window dressing while interpreting the financial statements. अब लोगों ने क्या किया होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अनएथिकली फिगर्स को, रॉन्ग फिगर्स को सही तरह प्रोजेक्ट करके दिखाया होता है। तो ये भी जहन में रहना चाहिए एनालिसिस करते हुए। तो विंडो ड्रेसिंग इज द एडॉप्शन ऑफ द adaptation of the rules and practice
to present financial statements in a way that business situation, ये अंडरलाइन करना जरा, business situation appears better than actually is, मतलब उससे ज्यादा अच्छी नजर दिखाई जाती है जो हकीकत है, हकीकत से एक्चुअल को जरा बढ़ा चढ़ा के, एक्चुअल को छुपा के फेवरेबल सिचुएशंस दिखाई जाती हैं। पढ़ते वर्ड्स बोल देंगे जरा क्या लिखा है, बिजनेस सिचुएशन appears better than it actually is, मतलब ये मेन वर्ड्स हैं। financial statements in a way, present the financial statements in a way that business situation appears better than it actually is, इसको अंडरलाइन कर लें, इसको फिर याद पढ़ना चाहिए आपको, मतलब अगर सॉर्ट ऑफ आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए विंडो ड्रेसिंग की, तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ वे दैट बिजनेस सिचुएशन अपीयर्स बेटर देन इट एक्चुअली इज, ठीक है, ये मेन वर्ड्स हैं। दिस मैनिपुलेट्स का मतलब छुपाना, बदलना या छुपाना, ऐसे फिगर्स को दिखाना कि वो अच्छी लगे। दिस मैनिपुलेट्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मिसलीड्स द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हालात बुरे होते हैं कंपनी के, लेकिन फिगर्स ऐसे दिखाई जाती हैं कि लगे यूजर्स को। अब यूजर्स के यहाँ एक मीनिंग लिखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन इस्तेमाल करके डिसीजन लेता है? शेयर होल्डर्स भी हैं, लेंडर्स भी हैं, बैंक्स भी होते हैं। तो फाइनेंशियल इस प्रैक्टिस का मतलब मकसद ये होता है विंडो ड्रेसिंग का कि शेयर होल्डर्स को और लेंडर्स को, बैंक्स वगैरह को मिसलीड किया जाए, वो समझें कि बिजनेस की पोजीशन बहुत अच्छी है, हालांकि हकीकत कुछ और होती है। लाइक फॉर एग्जांपल गियरिंग रेशियो है ज़हन में, गियरिंग रेशियो अगर हाई हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, लोन ज्यादा है, लेकिन इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाए कि जिसमें लोन नजर ही ना आए, तो फिर बैंक से अकॉर्डिंगली लोन देने की तरफ आ जाएंगे, हालांकि हकीकत कुछ और है। तो उसके तरीके क्या होते हैं वो भी नीचे आ रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। देन आ जाए जी इसकी एग्जांपल्स, लोग किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो पेज के एंड पे एग्जांपल्स हैं, 3-4 एग्जांपल्स जरा पढ़ लें, फिर इसमें से एक दो जरा सिलेक्ट कर लेते हैं, फाइनली दो जरा याद करनी है आपको। सम ऑफ द वेज बाय विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे बी मैनिपुलेटेड। ये पेज नंबर मेरे ख्याल बताना रह गया, लेकिन चले रहने दें, मेरे ख्याल पेज नंबर रहने दें, बगैर पेज नंबर के चलते हैं, टाइम मेरे ख्याल किसी के पास नहीं टाइम पे आने का। Some of the ways by which financial statements may be manipulated include, नंबर 1, आराम से कंसंट्रेशन से पढ़िएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी ध्यान में रखें। डिले इन पेइंग सप्लायर्स सो दैट पीरियड एंड कैश बैलेंस अपीयर हायर। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में बहुत कैश है, कैश की कोई शॉर्टेज नहीं है, तो क्या तरीका अडॉप्ट कर लिया जाता है? हाँ जी, पेमेंट डिले कर दें। अब डेफिनेटली अभी आपके जहन में ये भी आ जाएगा कि पेमेंट डिले करने से क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, उनको मैनेज करने का एक और तरीका होगा। तो वो डिफरेंट तरीके यूज किए जा सकते हैं, उनको मैनेज करने का भी अलग तरीका शायद आगे आ जाए। तो अगर सिर्फ मतलब मकसद ये है कि बिजनेस में दिखाया जाए कैश पोजीशन स्ट्रांग है, तो उसका एक तरीका क्या है कि क्या करें कि सप्लायर की पेमेंट डिले कर दें। उससे कौन सी एंट्री रह जाएगी? नहीं, मतलब अगर आप पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या हो जानी थी? क्रेडिट डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर वो एंट्री नहीं करेंगे तो कैश नहीं रहेगा। अब डेफिनेटली लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, लेकिन लाइबिलिटीज को कम करने का तरीका भी होता है आगे चल। देन वो कहता है यूजिंग लोअर एस्टीमेट फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जरा जहन में लाएगा, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री बताएं। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की डबल एंट्री, बैड डेट्स डेबिट है यार, बैड डेट्स डेबिट होंगे, अलाउंस क्रेडिट होगा, पढ़ा होना यार, करना चाहिएगा। एस्टिमेटेड बैड डेट्स देखिए इसकी एंट्री। अब एस्टिमेटेड बैड डेट्स जो हैं, इसकी वर्किंग का तरीका क्या होता है? डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस होता है और फिर रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट करें 5%, 7% रेट है, तो असूलन कितने परसेंट रेट से मल्टीप्लाई होना चाहिए? जितने परसेंट बैड डेट्स एक्सपेक्टेड है उतने उस हिसाब से रेट मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? यूजिंग लोअर एस्टीमेट, मतलब लग ही रहा है कि 5% बैड डेट हो जाएंगे, लेकिन 5% बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे तो बैड डेट्स डेबिट होने से प्रॉफिट कम होने का खदशा है। तो फिर 5 की बजाय अगर 2% कर लें, जानबूझ के 2% बना लें, हालांकि बनाना 5% ही चाहिए था, तो इससे क्या होगा? कम बैड डेट्स रिकॉर्ड होंगे, देखो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है,
या इस तरह से कह लें कि अलाउंस बनाना था और बनाया ही नहीं, ठीक है। तो अगर लोअर रेट एस्टिमेट यूज कर लेंगे तो उससे फिर बैड डेट्स के अमाउंट कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये डेफिनेटली अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, होनी नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में हो जाती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मसलन फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बढ़ा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद ये भी चेक कर लेना चाहिए कि क्या जितने अलाउंसेस बनाने चाहिए थे उस हिसाब से बना लिए गए हैं या नहीं बनाए गए। और अगर अलाउंसेस नहीं बनाए गए तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ने तो बड़ा नजर आना ही था। ठीक है जी, एग्जाम्पल समझ आ गई। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। देन उसके बाद बड़े आगे चले, थर्ड कंसंट्रेशन रखिएगा जरा। कैपिटलाइज अक्सर वर्ड बोलता रहता हूँ मैं बार बार, क्या मतलब होता है कैपिटलाइज? हाँ जी, कैपिटलाइज का मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड करना, एसेट की कॉस्ट में अमाउंट ऐड कर लेना। पहले आप सेंटेंस पढ़ लें। वो कहता है कैपिटलाइजिंग स्मॉलर एक्सपेंडिचर दैट वुड बी charged to expense that would normally be charged to expense to increase reported profit। मसलन रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एंट्री बोलें जरा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। लेकिन आपने आईएस 8 जरा ध्यान में लाया जरा, आईएस 8 में आपने कई सवाल ऐसे देखे होंगे जिसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कैपिटलाइज कर लिया गलती से। तो गलती से हो गया तो हम तो वो गलती भी ठीक करते हैं, लेकिन अगर जानबूझ के रिपेयर्स को आपने एसेट की कॉस्ट में इसलिए कैपिटलाइज कर दिया है ताकि रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस से निकल जाए और देयर पर प्रॉफिट्स बढ़ जाए, तो रिपेयर्स को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करने की बजाय एसेट में डेबिट कर दिया है ताकि एक्सपेंसेस कम हो जाए और प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ये भी डेफिनेटली अनएक्सेप्टेबल है, नहीं ऐसे होना चाहिए। अब जरा ये बात ज़हन में रख के जरा पढ़े सेंटेंस जरा। कैपिटलाइज स्मॉलर एक्सपेंडिचर, छोटे मोटे खर्चे जो एक्सपेंस आउट होने चाहिए थे उनको आप एसेट की कॉस्ट में शामिल कर रहे हैं। मकसद क्या है? ताकि किसी तरह जो प्रॉफिट रिपोर्ट हो रहा है वो बढ़ जाए, एक्सपेंसेस कम हो गए प्रॉफिट बढ़ जाए, ठीक है। इस वक्त हम पढ़ क्या रहे हैं, कोई अपने लफ्जों में जरा बोल दें क्या पढ़ा जा रहा है। नहीं, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या पढ़ा जा रहा है कि अपन, हाँ जी, अनएथिकल प्रैक्टिस है, लेकिन मकसद इसका क्या है सारी स्टोरी का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरह प्रेजेंट करना कि वो हकीकत के बरक्स चीजें नजर आए, हकीकत सही नजर ना आए। तो नंबर वन क्या था, आते हैं अगले पेज पर जरा, यहाँ पे पहले नंबर वन, सप्लायर को डिले कर दें पेमेंट ताकि कैश बढ़ा दिया जाए। फिर लोअर एस्टिमेट यूज किए जाए ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। फिर अगर एक्सपेंसेस को प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करने की बजाय कैपिटलाइज कर लें ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ये एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट इंक्रीज भी हो जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना मान साहब। फाइनेंशियल पोजीशन भी ज़्यादा अच्छी नजर आएगी, एसेट बड़े बड़े नजर आएंगे और उसे प्रॉफिट भी ज़्यादा नजर आएगा। नेक्स्ट पेज पर है। देन वो कहता है ऑफर कस्टमर एंड अर्ली, अच्छा शिपमेंट डिस्काउंट लिखा हुआ है, ये पेमेंट डिस्काउंट नहीं है, ये अर्ली ट्रेड डिस्काउंट है। ये ट्रेड डिस्काउंट इसके ऊपर लिखना है। एक होता है जल्दी पैसे देने पे डिस्काउंट देना, और एक होता है जल्दी चीजें खरीदने पे डिस्काउंट देना। तो ये अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर से कहा है कि अगर इस साल आप हमसे चीजें खरीदेंगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। आप चाहते ये हैं फर्क कि इस साल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नजर आए, तो वो जो जिन लोगों ने चीजें अगले साल खरीदनी थी आपने उन्हें इनकरेज करने के लिए कि वो इसी साल खरीद लें, आपने सपोज 20% डिस्काउंट ऑफर कर दिए, और मकसद ये है कि इस साल के प्रॉफिट को बढ़ा लिया जाए, इसी साल वो शेयर हो जाए। तो मतलब इसी साल ये चीजें हमसे निकल जाए, पैसे ठीक है जब भी देंगे, लेकिन इस साल चीजें बेचने के लिए अगर आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दी है, और मकसद सिर्फ ये है कि इस साल की सेल बढ़ जाए, और इस साल की सेल आप इसलिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि जरा प्रॉफिट बढ़ जाए और शेयर होल्डर्स को बड़ी अच्छी तस्वीर नजर आ जाए, तो ये भी एक विंडो ड्रेसिंग करने का तरीका अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। पढ़े आप जरा। ऑफर कस्टमर एन अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट, शिपमेंट से मुराद है चीजें जल्दी भेजने की, अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट कि जल्दी हमसे लेंगे तो हम डिस्काउंट दे देंगे। देयर बाय एक्सेलरेटिंग रेवेन्यूज, एक्सेलरेटिंग रेवेन्यूज का मतलब रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, इंक्रीजिंग रेवेन्यूज।
ये समझ आ गया पॉइंट? बोल दें अपने लफ्जों में जरा। कस्टमर से कहा है कि अगर हमसे अभी सेल करेंगे ना इसी साल तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, और हमारा मकसद ये है कि जो फ्यूचर की सेल थी वो इस पीरियड में आ जाए, और इस पीरियड में लाने का हमें क्या फायदा है, हम अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट एक लिखा हुआ है लो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग क्या, हाई यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यूज। आपको पता है कि अगर यूजफुल लाइफ ज्यादा एस्टिमेट कर ली जाए तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ना था। फॉर एग्जांपल 100 मिलियन का अगर एसेट हो और डिवाइड बाय 20 साल करें आप, तो क्या डेप्रिसिएशन आती है? 5। लेकिन अगर मैं 100 का एसेट है, लाइफ तो 20 साल है लेकिन 25 साल एस्टिमेट कर लूं, तो फिर 4 मिलियन मिलियन रुपीज में अगर फिगर्स है फॉर एग्जांपल, तो 4 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इससे क्या फायदा होगा जी, अगर 2 नंबरी के एंगल से सोचें? हाँ जी, इस डेप्रिसिएशन अगर कम चार्ज होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस कम चार्ज होगा, डिवाइड होकर चार्ज होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो होना क्या चाहिए, जो यूजफुल लाइफ है उसी को मुताबिक किया जो हमारा बेस्ट एस्टिमेट है। लेकिन जस्ट इस वजह से कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो जाएगा और यूजफुल लाइफ को बढ़ा लिया जाए, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस ऑब्वियसली है। एक आगे कहता है रेजिडुअल वैल्यू, तो रेजिडुअल वैल्यू बढ़ाने से भी कोई फर्क पड़ता है? अच्छा फॉर एग्जांपल अगर 100 में से 20 माइनस करके डिवाइड बाय 20 किया जाए, करें जरा, तो ये तो हाँ जी 80 डिवाइड बाय 20 मतलब 4 बनेगा। लेकिन अगर मैं इसे ही 100 की जगह 100 में से 20 की जगह अगर सपोज 30 माइनस कर दूं, अब ये रेजिडुअल वैल्यू भी एस्टिमेटेड होती है, ये एग्जैक्ट तो नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू कहते किसे, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो अगर इन एस्टिमेट्स में हेरा फेरी कर दी जाए और जो सूलन तो नहीं होनी चाहिए, तो 70 डिवाइड बाय 20 क्या आंसर आएगा? 3.5। तो क्या हो रहा है ये सब कुछ? तो अगर यूजफुल लाइफ को हायर कर दिया जाए या रेजिडुअल वैल्यू को हायर कर दिया जाए जस्ट इसलिए कि किसी तरह डेप्रिसिएशन कम हो जाए और डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाए, तो ये सारे मींस अडॉप्ट किए जा सकते हैं या किए जाते हैं ताकि बिजनेस के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर दिया जाए। ठीक है, तो आप डेफिनेटली मतलब इस सारी स्टोरी का ये है कि जब भी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करें तो ये भी जहन में रखें कि हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कोई मैनिपुलेशंस कर दी गई हैं, तो उन मैनिपुलेशंस को जहन में रख के फिर इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। बहरहाल इन्हीं मैनिपुलेशंस के से बचने के लिए फिर ऑडिट वगैरह भी किए जाते हैं, लेकिन ऑडिट क्योंकि 100% नहीं होता, सैंपल बेसिस पे होता है, इवन देन चीजें रह जाती हैं। ठीक है, तो जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी देखें तो उसमें ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसलिए बहरहाल इन चीज़ों को कर्टेल करने के लिए फिर आपके तकरीबन हर सब्जेक्ट में एथिक्स का एक चैप्टर रखा हुआ है, और उसका मकसद यही है कि आपको याद दहानी करवाई जाए, क्योंकि अकाउंटेंट की सदी मर्जी है वो डबल एंट्री कितने से कर दे, कोई डबल एंट्री नहीं करेगा तो किसी को पता तो नहीं है। तो अकाउंटेंट के हाथ में सब कुछ तो नहीं है, वो समझता है बेचारा, लेकिन काफ़ी कुछ है, देयरफॉर उसको एथिक्स पढ़ाना भी ज़रूरी होता है। तो आपने तो आप ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि आप तो इंशाल्लाह कोई अनएथिकल काम नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया में क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं तो आपको इस पोजीशन में ज़रूर होना चाहिए कि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं आप उनको समझ के पकड़ सकें। ठीक है, तो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो ज़रा पिछले पेज पर जाएं, ये सेकेंड पैराग्राफ की जो एक लाइन आई है, विंडो ड्रेसिंग की सॉर्ट ऑफ ए डेफिनेशन आ रही है। विंडो ड्रेसिंग इज द अडेप्टेशन ऑफ rules and regulations to present financial statements in a way that business situation appears better। एक तो ये लाइन याद होनी चाहिए, और देन मेरा ख्याल है कि नीचे जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वैसे तो आसान ही, लेकिन इसमें से 4 तो पॉसिबल कर लें। मेरा ख्याल पहला ठीक है, वैसे तो सारी ठीक है, लेकिन इसमें पहली, दूसरी, तीसरी और आखिरी मेरा ख्याल ज़्यादा इजीली ब्रेन में रह जाएगी। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए प्लीज सारी स्टोरी को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि आपको विंडो ड्रेसिंग का आइडिया हो और इसके एग्जांपल्स लिखने की पोजीशन में आपको होना चाहिए। तो जब भी कभी रिवीजन करें तो रिवीजन करते हुए लिमिटेशंस पे भी रुकना है, उनको भी पढ़ना है, और काइंडली विंडो ड्रेसिंग के इस पैराग्राफ को भी पढ़ना है ताकि एग्जाम में रिस्क कवर किया जा सके। एग्जामिनर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाता रहता है आपको टेस्ट करने के लिए। चलिए मेरा ख्याल है यहाँ तक जरा ब्रेक कर लेते हैं, तो ब्रेक के बाद फिर दोबारा वॉल्यूम 2 है सबके पास, मैंने मैसेज भी शायद करवाया जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स वॉल्यूम 2 अवेलेबल है, टेस्ट दिया आप लोगों ने? ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, मेरे सामने जो 2-3 बैठे उन्होंने तो सोचा भी नहीं।
टेस्ट शेयर हुआ आप लोगों के साथ? चलो ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक है ठीक है। चलो इंशाल्लाह फिर नमाज की ब्रेक कर लें, नमाज पढ़ लें आप लोग। इंशाल्लाह 4 बजे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। जी कल तक काइंडली ज़रूर सॉल्व करें जी, कंपल्सरी समझें इसे। जब तक आप साथ साथ अपनी प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। अल्लाह हाफ़िज़।
थोड़ा टॉपिक जरा स्टार्ट करना है। ये टेस्ट काइंडली कल तक दे दें यार, अगर किसी ने फिजिकली जमा कराना मंडे को करवा दें, लेकिन काइंडली साथ साथ किया करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए सारे मंडे को, बल्कि एक और टेस्ट होना चाहिए। टाइम निकालें सब चीज़ों के लिए। क्या मसरूफियत आजकल? क्या हाँ, सुबह के मेरे साथ है थोड़ी सी क्लास पढ़ी, बाद में गायब है। जुम्मा इतना लंबा। ये सर एक डिस्कशन स्टार्ट हो रही, वॉल्यूम 2 है, पेज नंबर 47, सब लोग सामने रख लेंगे। ये सर हेडिंग लिखी हुई है, गवर्नमेंट ग्रांट्स। मिल गया बट IAS 20 है जी, एक गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये पूरा जो चैप्टर है उसकी एक समरी सी बनी हुई है आपके सामने एक फ्लो चार्ट में। तो सबसे पहले बस ये डिसाइड कर लें, गवर्नमेंट ग्रांट या सिंपली पहले ग्रांट किसे कहते हैं, लोन किसे कहते हैं, लोन की एंट्री बताएं। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। लोन वापस करना होता है, लोन वापस करना होता है सर। शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, या 12 मंथ्स में वापस करना होगा या आफ्टर 12 मंथ्स करना होगा। अगर शेयर होल्डर से पैसे लें तो एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, नहीं शेयर होल्डर क्रेडिट नहीं, शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर प्रीमियम आ सकता है बीच में, डिस्काउंट आ सकती है, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ग्रांट का लफ्ज का क्या मीनिंग होगा, शेयर होल्डर्स के पैसे तो इक्विटी है ना, अपने पैसे हैं। लोन लाइबिलिटी है, ग्रांट क्या चीज है, नहीं ग्रांट ग्रांट कोई अगर ग्रांट दे रहा है तो क्या ये पैसे वापस करने होते हैं, ग्रांट लोन है। अगर कोई कहे ये है ग्रांट लेकिन पैसे वापस करने हैं तो उसे ग्रांट ना समझिएगा, वो लोन ही है। ग्रांट होती है इमदाद, सॉर्ट ऑफ सही है, इमदाद वर्ड सही है, वापस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है कि ग्रांट कोई दे तो विदाउट एनी कंडीशन दे। अगर तो विदाउट एनी कंडीशन है, आपको ग्रांट मिली है और आपने फ्यूचर में कुछ भी नहीं करना, इमदाद मिली है, कुछ भी नहीं करना, उस ग्रांट की कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर तो सिंपली वो आपकी इनकम है। क्या ख्याल है, क्या एंट्री हो जानी चाहिए फिर, कैश डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट अदर इनकम क्रेडिट, क्या ख्याल। लेकिन अक्सर ग्रांट देने वाले कुछ कंडीशंस भी साथ रखते हैं कि यकीनन ग्रांट हमारी हो सकती है लेकिन कोई ना कोई कंडीशन साथ अटैच होती है। मसलन नॉर्मली गवर्नमेंट्स की तरफ से ग्रांट्स मिलती हैं कंपनीज को, तो अगर तो गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को कोई ग्रांट दी है और कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर तो जैसे ही वो ग्रांट रिसीवेबल होगी हम उसे रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट करके अपनी इनकम बना लेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन अटैच की है, मसलन फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी है फ्यूचर में एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए, तो फिर वो ग्रांट उसी वक्त इनकम नहीं बनाएंगी। फिलहाल ग्रांट को हम एक अनअर्न इनकम कहेंगे। अनअर्न इनकम वर्ड समझ आ जाएगा, अनअर्न इनकम का मतलब पैसे मिल गए लेकिन कमाए नहीं है। अगर कंडीशन अटैच है तो फिर ये इनकम कब बनेगी, जब हम वो कंडीशन मीट कर लेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो ग्रांट है इससे आपने 2 साल ये जो हम पैसे दे रहे हैं आपको इमदाद दे रहे हैं ताकि आप 2 साल एम्प्लॉयज़ को सैलरी सही तरह दे सकें। तो फिर जो 2 सालों में एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी देंगे, जैसे जैसे वो सैलरी का एक्सपेंस होगा हम साथ साथ फिर इस अनअर्न इनकम को इनकम में कन्वर्ट करेंगे। तो फिलहाल इसे लाइबिलिटी बनाएंगे और बाद में इसे इनकम बनाएंगे। अगर कोई फ्यूचर कंडीशन अटैच है तो अनअर्न बनाएंगे और साथ साथ कंडीशन जैसे जैसे मीट होंगी तो इनकम बनाएंगे। लेकिन अगर विदाउट एनी कंडीशन है तो फिर सीधी उसे इनकम बना लेंगे। लेकिन समटाइम्स ग्रांट जो है वो कैश की बजाय
एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। मसलन गवर्नमेंट ने कैश देने की बजाय कोई लैंड दे दी है, कोई मशीनरी दे दी है, ठीक है, तो अगर वो फिर लैंड या कोई मशीनरी या कोई और एसेट ग्रांट के तौर पे मिला, तो उसकी भी फिर हम अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। तो ग्रांट्स दो तरह से हो सकती हैं, कैश मिल जाए और ये एसेट मिल जाए, फिर कैश विदाउट एनी फ्यूचर कंडीशन मिल जाए, फ्यूचर कंडीशन के साथ मिल जाए। तो ये सारी हमने डिस्कशन बस ये करनी है कि अगर किसी गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिली है, तो उस ग्रांट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। ग्रांट बाय डिफॉल्ट वापस नहीं करनी होती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कंडीशन ये रखी हो कि अगर ग्रांट हम कंडीशन ग्रांट की कंडीशंस हम मीट नहीं करेंगे, तो ये भी हो सकता है कि लिखा हो कि फिर हमें वो वापस करनी पड़ सकती है। बाय डिफॉल्ट ग्रांट नॉन रीपेबल होती है, लेकिन कंडीशंस अगर अटैच हैं और ये लिखा हुआ है कि कंडीशंस फुलफिल ना हुई तो ग्रांट वापस करनी पड़ेगी, तो एक रीपेमेंट ऑफ ग्रांट का भी फाइनली कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो ये मैंने एक छोटी छोटी सी इस टॉपिक की समरी बोल दी है, लेकिन आए अब जरा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हम करेंगे ये कि पेज 47 पे किसकी पूरी समरी है हमारे सामने, तो जहाँ जहाँ एग्जाम्पल्स के रेफरेंसेस लिखे होंगे, जो जो एग्जाम्पल्स फिर करनी होंगी, वो साथ साथ फिर नेक्स्ट पेजेस पे मैं जाऊँगा। तो पेज नंबर्स मैं बोलता रहूँगा, आपने काइंडली साथ रहना मेरे, और हम कोशिश करेंगे इसी पेज नंबर 47 को ज़रा कम्प्रीहेंसिव कर लें। कम्प्रीहेंसिव से मेरी मुराद ये है कि यहीं एंट्रीज वगैरह लिख लें, ताकि रिवीजन करते भी आसानी रहे। कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। देयरफॉर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम चीज़ें आप ही मुझे करवाएं। रेडी हैं सारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बस आइडिया मैंने देना, बाकी आप इंशाल्लाह काउंटिंग मुझे बता सकते हैं। जी, गवर्नमेंट ग्रांट IAS 20, साथ साथ मेरे चलिएगा जरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। सबसे पहले दो एरोज ढूंढने लेफ्ट राइट साइड पे, लिखा हुआ है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस की कंपनसेशन के अगेंस्ट ग्रांट मिली है कैश की फॉर्म में। ऑपोजिट साइड मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर अभी। दूसरी हेडिंग है ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स। हो सकता है कैश मिला हो कि एसेट खुद ही ले लें, और ये भी हो सकता है कि एसेट ही मिल जाए। तो दो तरह की मेन ग्रांट्स हैं, कौन कौन सी? एक्सपेंसेस से रिलेटेड ग्रांट और एसेट से रिलेटेड ग्रांट। हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज ए कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस। मींस हमें जो ग्रांट मिली है वो एक्सपेंसेस की कंपनसेशन के तौर पे अगर मिली है, तो फिर उसका हम क्या करेंगे। उसके नीचे लेफ्ट साइड पे मैं हूँ, साथ साथ मेरे रहना है, उसके नीचे दो एरोज बने हुए हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाए। एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक बॉक्स बना हुआ है ग्रांट फॉर पास्ट एक्सपेंसेस और फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, फौरी इमदाद, फौरी पैसों की इमदाद, या पास्ट में एक्सपेंसेस हो चुके हैं, या हमारे माली हालात इतने कमज़ोर हैं कंपनी के कि गवर्नमेंट चाहती है कि फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट्स बंद ना हो, तो इस कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए किसी ने गवर्नमेंट ने इमीडिएटली हमारी सपोर्ट के लिए ग्रांट दे दी है, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट पढ़ें, फ्यूचर से रिलेटेड इस ग्रांट में फ्यूचर की कोई कंडीशन नहीं है। अनरिलेटेड टू फ्यूचर कॉस्ट मींस या क्या हो चुका है, पास्ट में खर्चे हो चुके हैं, या इमीडिएटली हमारी माली इमदाद की गई है। फ्यूचर की कंडीशन अगर कोई अटैच नहीं है, तो इसके फौरन नीचे देखें नेक्स्ट बॉक्स में, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। रिकॉग्नाइज एज इनकम इन द पीरियड इन विच द ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल। क्या एंट्री जहन में आती है? रिसीवेबल डेबिट, कैश मिल गया तो कैश डेबिट, नहीं भी मिला लेकिन गवर्नमेंट ने अगर ग्रांट अप्रूव कर दी है, तो रिसीवेबल या कैश डेबिट, ग्रांट एज एन अदर इनकम क्रेडिट। ग्रांट इनकम कह लें, प्रॉफिट एंड लॉस जहन में लाएं, अदर इनकम में ये ग्रांट चली जाएगी। तो अगर ग्रांट मिली है पास्ट एक्सपेंसेस के लिए या इमीडिएट माली हालात सुधारने के लिए, सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, जिस इमदाद का कोई फ्यूचर रिलेटेड जिस इमदाद की कोई कंडीशन नहीं है, तो ऐसी ग्रांट का क्या करेंगे, इनकम बना लेंगे जैसे ही वो रिसीवेबल होगी। अगर रिसीव होगी है तो कैश डेबिट कर लेंगे, और अगर रिसीव अभी नहीं हुई, बस हो जाएगी, मंजूर हो गई है, तो रिसीवेबल भी डेबिट हो सकता है, ठीक है। इसे फॉरेन इनकम क्यों बना लेंगे? क्योंकि इसका फ्यूचर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बस पैसे मिले हमारे हो गए, ठीक है। ग्रांट वैसे ही इनकम है, ठीक है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके।
देन वापस आ रहे ऊपर, ऊपर एक्सपेंसेस ये भी जा रही हैं, राइट साइड पे आ जाए, ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस हो सकता है, ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। इसके नीचे एक बॉक्स देखें, रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट और लॉस ओवर द पीरियड द एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ग्रांट फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए है तो पहले डबल एंट्री बनाएंगे हम, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट। हाँ जी, पहले हम एंट्री करेंगे कैश डेबिट, अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम जब मैं वर्ड बोलूंगा तो आपके जहन में क्या चीज आएगी, मैं कोई इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूँ या लाइबिलिटी? अनअर्न इनकम नहीं, इनकम ऐसी जो भी कमाई नहीं है, लाइबिलिटीज में फिगर आएगी अनअर्न इनकम। इस अनअर्न इनकम को ना डेफर्ड ग्रांट इनकम भी बोलते हैं। अनडेफर्ड इनकम मींस, अनअर्न ग्रांट इनकम को डेफर्ड, डेफर्ड से मतलब क्या होता है, पोस्टपोन। फ्यूचर की इनकम है, फ्यूचर में जब ये खर्चे होंगे फिर इसको भी इनकम बनाएंगे। तो अनअर्न इनकम या डेफर्ड इनकम इंटरचेंजेबल वर्ड है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग क्या है? इनकम नहीं है, ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी का हेड है। मींस डेफर्ड इनकम आपको लाइबिलिटीज में नजर आएगी। तो डेफर्ड इनकम कहूँ या अनअर्न इनकम कहूँ, तो अनअर्न इनकम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठहरे एक मिनट में बात पूरी करूंगा। तो जब ये पैसे मिलेंगे कैश में तो आप एंट्री करेंगे कैश डेबिट, डेफर्ड इनकम क्रेडिट। क्या मतलब डेफर्ड इनकम? अनअर्न इनकम एक लाइबिलिटी बना लेंगे। लाइबिलिटी इन एसेंस कभी कमाए नहीं, पैसे मिल तो गए लेकिन कमाए नहीं है। फिर जब कभी फ्यूचर में वो एक्सपेंसेस होंगे, जिन एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये ग्रांट होगी, तो हम उन एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट करके। और फिर जब वो खर्चे हो जाएंगे तो फिर अब ये डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट करके फिर हम इनकम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जब पैसे मिलेंगे तो एंट्री बोले कैश डेबिट, डेफर्ड इनकम क्रेडिट। फिर जब खर्चे होंगे तो एंट्री क्या करेंगे? नहीं, एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट जब खर्चे होंगे। और फिर जब खर्चे हो जाएंगे जिनसे रिलेटेड ये ग्रांट थी, तो इधर से फिर दूसरी एक एंट्री करेंगे, डेफर्ड इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। ठीक है, लेकिन एक मिनट में जरा थोड़ी सी बात और कंप्लीट कर लूं। इसके नीचे दो बॉक्सेस और भी हैं। इसके नीचे ये जो दरमियान में एक बॉक्स आया, साथ साथ रहिएगा, जरा बोर्ड पे देखते नजर। पढ़ इस वक्त हम रहे हैं कि ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस है, और उसमें पढ़ रहे हैं ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस है। उसमें हमने प्रिंसिपल सेकंड बॉक्स में ये पढ़ा कि इस ग्रांट को तब इनकम बनाएं जब वो खर्चा हो जाए। लेकिन इसको इनकम बनाने के दो तरीके हैं। बिल्कुल रिलैक्स रहना, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, नहीं जरूर है लेकिन बिल्कुल सिंपल है। ये जो नीचे दो बॉक्सेस हैं, इसके नीचे, इसमें से लेफ्ट बॉक्स में आ रहा है। एक तरीका ये ग्रांट इनकम क्रेडिटेड सेपरेटली एज अदर इनकम। इसके नीचे जाएं, डायरेक्ट अप्रोच अंडरलाइन करें वर्ड। एक तरीका ये है, दोबारा सीक्वेंस में सारी एंट्री सुने, कैश डेबिट किया, डेफर्ड इनकम क्रेडिट हो गई किस दिन? जिस दिन ग्रांट रिसीव हुई। फिर जब एक्सपेंस हुआ तो एंट्री हुई एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। जब वो एक्सपेंस हो गया तो उस एक्सपेंस से रिलेटेड जितनी ग्रांट इनकम बनना था, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम एक अदर इनकम के तौर पे आ गई। अगर आप ये करेंगे तो ये तो हो गई डायरेक्ट अप्रोच। लेकिन एक दूसरा काम भी हो सकता है, वो क्या है, जरा राइट बॉक्स में, ग्रांट इज क्रेडिटेड टू द रिलेटेड एक्सपेंस, इनडायरेक्ट अप्रोच अंडरलाइन करना है। मतलब इसका ये इनडायरेक्ट अप्रोच, जब कैश आएगा तो कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट पहली एंट्री वही रहेगी, दूसरी एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट भी सेम रहेगी। लेकिन तीसरी एंट्री गौर से सुनिएगा जरा। एक तो वे ये था डायरेक्ट अप्रोच में कि आप डेफर्ड इनकम डेबिट करके अदर इनकम में ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर लें। एक दूसरा वे ये भी हो सकता है कि जिस एक्सपेंस से रिलेटेड ये ग्रांट थी उसी एक्सपेंस को ही क्रेडिट कर लें। मतलब सेकंड एंट्री में हुआ एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, थर्ड एंट्री बना लें डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट करने की बजाय, एक्सपेंस को अलहदा और इनकम को अलहदा लिखने की बजाय आप एक्सपेंस ही क्रेडिट कर लें तीसरी एंट्री में, और उस एक्सपेंस से फिर नेट ऑफ हो जाएगी फिगर जो एक्सपेंस आपने, जिस एक्सपेंस के अगेंस्ट आपको ग्रांट मिली थी। तो अगर आप अलहदा अदर इनकम बनाएंगे तो ये डायरेक्ट इनकम अप्रोच है, और अगर उसी एक्सपेंस में से अपनी ग्रांट इनकम को नेट ऑफ कर लेंगे तो ये इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच है। पहले हम इस तरह करते हैं, जरा ये कॉन्सेप्ट सही तरह जरा समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर वापस आके जरा इसकी एंट्रीज फाइनल करते हैं। तो पेज नंबर आप ढूंढने जरा 50 ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है मेरे, तो आते जाते मेरे साथ रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि ये बात इस आसानी से समराइज फॉर्म में भी अपने साथ साथ लिखते जाए जरा।
तो चीज़ें सारी सिलेबस में बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपसे बस रिक्वेस्ट है किसी तरह डेली बेसिस पे कोई हिम्मत जारी रखें और टाइम काइंडली निकालें। इन दिनों में अपना सारा ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ रखें। सिर्फ सोएं, खाएं पिएं और मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दें। कोई और एक्टिविटी आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते और अल्हम्दुलिल्लाह ना ही आपकी है। क्या ख्याल है? एग्जाम्पल नंबर 2 कौन सा पेज है? द गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी अ कैश ऑफ 10,000 टू कंट्रीब्यूट, अंडरलाइन कर लें, 10% टूवर्ड्स 1 लाख ऑफ द फ्यूचर वेज एक्सपेंडिचर। अब हो सकता है गवर्नमेंट पूरे खर्चों की ग्रांट दे दे, ये भी हो सकता है कि पूरों की बजाय, पूरे खर्चे की बजाय कुछ उसका हिस्सा ग्रांट के तौर पर दे दे। तो कितनी ग्रांट मिली है? 10,000। कितने एक्सपेंस के लिए मिली है? 1 लाख। द ग्रांट वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2011। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। शो द जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2011, assuming that, अंडरलाइन करें यहाँ से, assuming that company policy is to present such a grant as a grant income। ब्रैकेट पढ़ लें। कौन सी अप्रोच है? डायरेक्ट इनकम अप्रोच है। ठीक है, इसी के नीचे आए जरा, दो सिनेरियोज हैं। अभी इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच नहीं है इस एग्जांपल में। सिनेरियो यही है कि कंपनी इंकर्स 1 लाख वेज एक्सपेंडिचर इन 2011। सारा का सारा 1 लाख किस साल हो गया? 2011 में ही हो गया, जिस साल ग्रांट मिली। एक बी सिनेरियो फिर अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पढ़ लें जरा। द कंपनी इंकर्स 20,000 ऑफ द रिलेटेड वेज एक्सपेंडिचर इन द ईयर एंडेड 31 December 2011 एंड 80,000 देयर ऑफ इन द ईयर 31 December 2012। 1 लाख का जो टोटल खर्चा होना था उसमें से कितना कितना किस साल हुआ है? 20,000 पहले साल में हुआ है, 80,000 दूसरे साल में हुआ है। तो बी सिनेरियो में फिर क्या होगा? पहले ए सिनेरियो फाइनल कर लेना। नीचे एंट्री जरूर लिखी हुई है, लेकिन साथ मेरे ख्याल रजिस्टर खोल लें, थोड़ा सा लिख के कर लेना। रेडी है जी? पहली डेट 1 जनवरी 2011, डबल एंट्री करवा दें। पहले 3-4 हैं छोटी छोटी एंट्री से, पहले 1 मिनट सोच के करवा दें। कैश डेबिट कितने से? 10,000। कैश या बैंक डेबिट? बाय चेक मिला है तो बैंक डेबिट, कैश डेबिट। क्रेडिट बताएं क्या करेंगे? क्या ये ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस है? सोचें, पढ़ें। अगर ये पास्ट एक्सपेंसेस के अगेंस्ट होती तो डायरेक्ट इनकम बन जानी थी, लेकिन अगर फ्यूचर में है तो क्या वर्ड आ गए? डेफर्ड ग्रांट इनकम। किस नेचर का हेड है ये? एक लाइबिलिटी बन रही है, अन इनकम टाइप चीज है, लेकिन क्या वर्ड कॉमनली यूज होता है? डेफर्ड ग्रांट इनकम, क्रेडिट। अपने जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं, प्लीज बनाएं, प्लीज बनाएं। कैश करंट एसेट्स में आ गया और डेफर्ड ग्रांट इनकम के नाम से एक लाइबिलिटी लाइबिलिटीज में आ गई। फिर करंट या नॉन करंट उसकी बहस अभी बाद में करते हैं। देन एक साल पूरा कर दें, 31 दिसंबर की डेट आ गई। इस साल वेजिस का कितना एक्सपेंस हो गया? सिनेरियो ये हो रहा है, पूरा 1 लाख हो गया। एंट्री बोलें। वेजिस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश या पेबल क्रेडिट। जिस पीरियड का एक्सपेंस है उस पीरियड का में रिकॉर्ड हो गया। कितना खर्चा हुआ? 1 लाख। सिनेरियो बी बाद में होगा। अब क्या वो खर्चा जिसके लिए ग्रांट मिली थी वो हो गया है? तो जब ये काम हो गया है और वो सारा खर्चा जिसके अगेंस्ट ग्रांट मिली थी वो एक्सपेंस हो गया है, तो फ्यूचर की कंडीशन कोई नहीं रही। तो देयरफॉर अब एक तीसरी एंट्री बोल दें, क्या होगी? डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट। डायरेक्ट इनकम अप्रोच है, सही कह रहा भाई, तो ग्रांट इनकम क्रेडिट। अगर ये इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच होती तो जो ग्रांट इनकम क्रेडिट होने की बजाय वेजिस एक्सपेंस क्रेडिट हो जाता। ठीक है, लिख लें अपने हाथ से, ये एंट्री हो जाएगी। फिर जितनी ग्रांट थी 10,000 की वो आपकी इनकम बन जाएगी। ठीक हो गया जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
सही नजर आ रहा है? डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन। फ्यूचर्स पोस्टपोन का मीनिंग पता है? जिससे हम पढ़ाई को पोस्टपोन कर देते हैं हम पढ़ाई को हमेशा डेफर कर देते हैं। तो असल में ये फ्यूचर की इनकम है, बस इसका मीनिंग ये। ये क्वेश्चन में यही लिखा है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिली है वो 10,000 मिली है, 10% अगेंस्ट 100,000 फ्यूचर ग्रांट, फ्यूचर एक्सपेंस। तो 100% भी मिल सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये डन है प्लीज। तो असल में ये जो पहली एंट्री है इसमें कैश आके अनअर्न इनकम बन गया। कैश तो पहले ही आ गया हुआ है, अब ये कैश वापस देना है या इसने इनकम बन जाना है? जी सिनेरियो बी में आ जाए सर। सिनेरियो बी की एंट्री जरा मेरे साथ लिखें, क्या क्या होनी चाहिए। रजिस्टर खोलें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं? तो जब भी कभी आपको पैसे मिले लेकिन आपने अभी कमाए ना हो, अब ये पैसे तो मिले थे, ये फ्यूचर वेज एक्सपेंसेस से रिलेटेड थे, तो पैसे मिल गए लेकिन कमाए अगर नहीं है तो ऐसे पैसे फिर अनअर्न इनकम कहलाते हैं, और अनअर्न इनकम इस स्टैंडर्ड में डेफर्ड इनकम के नाम से बोली जाती है। यकीनन अनअर्न इनकम भी ठीक है, लेकिन कॉमनली यूज वर्ड फॉर अनअर्न इनकम इन दिस स्टैंडर्ड इज डेफर्ड ग्रांट इनकम। जी अब जरा बी सिनेरियो में क्या है, दो हिस्सों में जरा खर्चा हो रहा है, थोड़ा सा और सोच लें जरा, इसी पेज पे रहें, रजिस्टर खोल लें। अगर सिनेरियो बी में एंट्री करें तो पहली एंट्री सेम रहेगी, बोलते रहें लिखते रहें, जरा यूज तो हो जाए जरा। कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, और जरा वर्ड्स बोलने हैं, जरा यूज तो हो जाए। कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट बाय ₹10,000। जितनी ग्रांट मिलेगी उतनी रिकॉर्ड करेंगे यार। ये एंड आ गया, अब सिनेरियो बी हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो बी पहले साल में 20,000 का खर्चा हुआ, कैश सॉरी एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट बाय ₹20,000। डन है? अब यहां जरा रुक जाइएगा लिख के जरा। अब ग्रांट कितनी मिली थी? 10,000। कितने खर्चे के अगेंस्ट? 1,00,000। 1,00,000 में से कितना खर्चा हुआ है? 20,000। मीन्स 20% खर्चा हो गया है। तो क्या सारी ग्रांट इनकम बन जानी चाहिए या ग्रांट में से भी 20% इनकम बननी चाहिए? टोटल खर्चे में से अभी 20% एक्सपेंस हुआ है, 1,00,000 में से 20,000 एक्सपेंस हुआ है, तो देयरफॉर सारी ग्रांट अब इनकम अब नहीं बननी चाहिए। कितने परसेंट कंडीशन मीट हुई एक्सपेंस की? 20%। तो देयरफॉर इनकम का भी 20% आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में अभी इनकम रिकॉर्ड होना चाहिए। बाकी 80% कब रिकॉर्ड होगा? जब रिमेनिंग खर्चा होगा। ठीक है, तो सिंपली एक मैचिंग प्रिंसिपल है अकाउंटिंग में, कभी सुना है आप? मैचिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस को आपस में मैच करके प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। अगर एक साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप बना रहे हैं तो पूरे साल की इनकम को पूरे साल के एक्सपेंसेस से कंपेयर होना चाहिए। अगर एक महीने का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं आप तो एक महीने की इनकम एक महीने के एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो अब अगर 20% खर्चा हुआ है 100% में से, तो इनकम भी फिर 20% ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रांट? 10,000। ये 20% सबको समझ आ गया? 20% कैसे बना रहा हूँ मैं, कैसे बना रहा हूँ? हाँ जी, 1,00,000 में से 20,000 का खर्चा होने का मतलब 20% खर्चा हुआ है, तो इनकम का भी 20%। एक और एंगल से भी इससे सोचा जा सकता है यार, ये जो 10% था, ये जो हमें ग्रांट मिली थी, ये 10% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर थी, तो उसमें से भी टोटल कितना खर्चा हुआ है? 20,000। तो 20,000 का 10% भी सोचा जा सकता है। तो खर्चे
का 10% भी 2000 बनेगा, लेकिन शायद ज्यादा बेहतर ये किस तरह सोचा जाए कि 20% एक्सपेंस हो गया, देयरफॉर 20% ही इनकम भी अपनी डेफर्ड ग्रांट में से इनकम बननी चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई बात मेरी? बोल दें एंट्री बोल दें और अमाउंट बता दो। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट 2000। ये ठीक है जी, प्रोपोर्शनली ठीक है वर्ड। नेक्स्ट ईयर फिर कौन सी 2 एंट्रीज हो जाएंगी? लिखें, ये खुद से लिखें, खुद से लिखें। 80,000 नेक्स्ट ईयर खर्चा होगा, एक्सपेंस की भी एंट्री लिखें, और फिर रिमेनिंग जो डेफर्ड ग्रांट है 80% वो भी इनकम बन जाएगी। ये 1 लाख का एक्सपेंस है, 1 लाख का टोटल एक्सपेंस होना था जिसके अगेंस्ट हमें ये ग्रांट मिली है, उसमें से 20,000 का एक्सपेंस हो गया है, तो इसका मतलब 20% एक्सपेंस हो गया, तो 20% एक्सपेंस अगर हो गया है तो 20% ग्रांट में से भी इनकम बन जानी चाहिए। ठीक है हमजा साहब? ये लास्ट एंट्री फाइनली 31 दिसंबर 2012, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट। ये क्या मतलब है जी, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट का मतलब क्या है? हाँ जी, लाइबिलिटी कम हो रही, लाइबिलिटी कम हो के असल में किस में कन्वर्ट हो रही है? ग्रांट इनकम में कन्वर्ट, अदर इनकम में कन्वर्ट हो रही है। तो ये कौन सी अप्रोच हो रही है इस वक्त? डायरेक्ट इनकम अप्रोच क्या है कि जब एक्सपेंसेस हो जाएंगे तो रिलेटेड ग्रांट को भी इनकम के तौर पे, अदर इनकम के तौर पे अलग रिकॉर्ड कर लिया जाए। ठीक हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है? अच्छा इस तरह करें, इसी को जरा इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच से जरा सोच लेते हैं। अपनी जरा फर्स्ट सिनेरियो की एंट्रीज रखें जरा सामने, ए सिनेरियो की, सब लोग ए सिनेरियो की एंट्री सामने रखें। क्या चेंज आना चाहिए मेरे ख्याल सुन लेते हैं। पहली एंट्री सेम रहेगी, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। दूसरी एंट्री सेम रहेगी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तीसरी एंट्री में क्या होगा? डेफर्ड ग्रांट इनकम एज इट इज डेबिट होगी, और इनकम क्रेडिट होने की बजाय, ग्रांट इनकम क्रेडिट होने की बजाय वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, विच मींस फिर आपका नेट एक्सपेंस, जरा एंट्रीज देखें, पहले सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंस आपने 1 लाख से रिकॉर्ड किया है और 10,000 से फिर ग्रांट इनकम एक्सपेंसेस से नेट हो जाएगी सीधी, तो 90,000 का नेट एक्सपेंस रह जाएगा। वैसे इन दोनों का नेट इफेक्ट सेम है। अपनी एंट्री देखें, इस केस में जो आपने भी लिखी है पहले, 1 लाख का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और 10,000 इनकम बन जाएगी, नेट इफेक्ट प्रॉफिट पे 90,000 ही है। लेकिन एक तरीका ये है कि अलग-अलग दिखाने के बजाय एक्सपेंस को ही नेट ऑफ 90,000 पे प्रेजेंट कर दिया जाए, तो वो फिर इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच है। जो सिनेरियो बी की है वो जरा एक मिनट बोर्ड पे देखें आप, फिर ये वाली सिनेरियो बी की मेरे ख्याल एंट्रीज दोबारा लिख लीजिएगा। 1 जनवरी की एंट्री सेम, दूसरी एंट्री सेम, थर्ड एंट्री में क्या होगा? जहां डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट करके हमने ग्रांट इनकम क्रेडिट किया था, वहां वर्ड बोलें क्या होंगे? हाँ जी, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट बाय 2000। इट मींस 2011 में 20,000 माइनस 2,000, 18,000 का नेट एक्सपेंस नजर आएगा। ठीक है, लास्ट ईयर क्या होगा फिर? 80,000 एक्सपेंस की एंट्री होगी, तो सिंपली जहां जहां ग्रांट इनकम वर्ड आ रहा था वहां फिर वेजेस एक्सपेंस के नाम से हेड बन जाएगा, अगर डायरेक्ट इनकम अप्रोच की जगह इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच हो। तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपने कौन सी अप्रोच से वर्किंग करनी है, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको पता होना चाहिए। सिर्फ फर्क क्या है, रादर देन कि आप अदर इनकम क्रेडिट करें, आप अदर इनकम की बजाय
एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे। आप लोग इस तरह करें, दोबारा इस तरह काट के लिखना तो मुश्किल है। आप लोग जरा नेक्स्ट पेज पे हैं, बल्कि पेज नंबर 52 पे है। जरा पेज नंबर 52 पे ये फर्स्ट सिनेरियो की एंट्रीज भी लिखी हुई हैं, और पेज नंबर 52 के एंड पे सेकंड सिनेरियो की भी एंट्रीज लिखी हुई हैं। तो एक नजर मेरे ख्याल यहीं से देखना चाहिए। एग्जांपल 3A, पेज नंबर 52 निकालो। अच्छा कि जिन हजरात के पास पुरानी बुक्स है ना, तो आप जरा कंपेयर कर लीजिएगा, मेरे ख्याल कुछ नए पेजेस बीच में हैं। तो अगर कम से कम नए पेजेस आपके पास फिर होने चाहिए, ताकि जिस दिन जरूरत पड़े ये ना हो उस दिन फिर आपके पास बुक में ना हो। एटलीस्ट वही कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है। और जिधर वो होंगे उधर ही स्टेपल लगाइएगा, ताकि जब भी कभी बात हो तो आप उधर ही पहुंचे। जी काइंडली मैं आपकी तरफ से वेट कर रहा हूँ, आपकी तरफ। जब आप फिगर फाइनल कर लेंगे तो मुझे बताइएगा। सिनेरियो ए भी देख लें, और सिनेरियो बी भी 3A 3B के नाम से लिखे हैं, पेज नंबर 52। जी जी, ए में भी देख लें, बी में भी। ए में ये था कि 1 लाख का खर्चा एक ही साल में हो गया था। बी सिनेरियो ये था कि 20,000 और 80,000 का खर्चा 2 डिफरेंट ईयर्स में हुआ। जी सॉल्व करने को रहने दें, मेरा ख्याल है जो चीज एग्जांपल्स एज इट इज रिपीट हो रही हैं, दोबारा लिखने की बजाय एक नज़र बस देख लें, बाकी फिर इंशाल्लाह भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर हो रहा है बहरहाल क्या बात हो रही है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल कर देना। ठीक है जी, फिर पेज नंबर 47 वापस आए। पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 पे जो फ्लो चार्ट देख रहे थे, फ्लो चार्ट ही कहते हैं ना इसे, इस पे जरा एंट्रीज लिख लें। ये जो सेकंड बॉक्स पढ़ रहे थे हम, जहाँ लिखा होता है ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर, रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट फॉर लॉस फॉर द पीरियड द एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज, ये एंट्री लिखने साथ जरा, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखिए ताकि बाकी एंट्री साथ और आ जाए, जरा पूरा जाके कंप्रिहेंसिव सा हो जाए। कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट कर देंगे हिम्मत। डन है। तो फ्यूचर एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर पैसे आएंगे तो पहली एंट्री क्या जहन में आनी चाहिए? कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। फिर अगर डायरेक्ट इनकम अप्रोच होगी तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होने के बाद डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल 2 में देखा। जितना जितना एक्सपेंस होता जा रहा होगा उस हिसाब से डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। और अगर इनडायरेक्ट अप्रोच होगी तो डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट।
सॉरी ग्रांट इनकम की जगह एक्सपेंस क्रेडिट, सॉरी। ये वकील साहब जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह कर लेते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो कर लेंगे। IAS 20 में ऐसा वो नहीं लिखा हुआ, तो दोनों वेज एक्सेप्टेबल है, उसके लिए कोई डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच वर्ड्स नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो दोनों वेज एक्सेप्टेबल है। जी डायरेक्ट इनकम अप्रोच हो या इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच हो, क्या नेट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे सेम है? सोचें जरा कि एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड कर लें, अदर इनकम अलग रिकॉर्ड कर लें, या एक्सपेंस और इनकम को नेट ऑफ करके एक रिकॉर्ड कर लें, तो डेफिनेटली नेट इफेक्ट सेम हो जाएगा। तो दोनों वेज एक्सेप्टेबल है, नेट इफेक्ट भी सेम है, एग्जामिनर पे जिस तरह आपको कह रहा होगा वैसे आप वर्किंग करेंगे। ओके, देन काइंडली जरा पेज नंबर 53 पे आ जाए, एक एग्जांपल इसकी और कर लें जरा। पेज नंबर 53 के दरमियान में अनदर एग्जांपल लिखा होगा। A company receives, एंट्रीज बनाते रहिएगा, फिर बाकी फिर अभी ये सब कुछ लिख के भी करना हमने। A company receives a cash grant from government of rupees 30,000 on 1st January 2011. The grant is towards the cost of young training, or cost of training young trainees, and the training program is expected to last for 18 months from 1st January 11. ग्रांट फॉर पास्ट एक्सपेंसेस है या फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस है? पढ़े पढ़े हिम्मत करें, कब मिली है ग्रांट? जिस दिन मिली है उससे आगे 18 महीने तक ट्रेनिंग होनी है, ठीक है? तो ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस है। टोटल ट्रेनिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 75,000। तो ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम ग्रांट मिले, पूरे पैसे पूरे भी मिल सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वर 50,000 2011 में हुआ और 25,000 2012 में हुआ, 75,000 में से। तो अकॉर्डिंगली 50,000 और 25,000 की बेस पे फिर हमारा शायद ग्रांट इनकम का ग्रांट को इनकम बनना चाहिए। तो ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस है, कहता है डिस्कस करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर बोथ मेथड्स। हम जरा डिस्कस के साथ साथ जरा एंट्रीज भी कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इर्द गिर्द जरा जगह बनाएं बाद में, ताकि रिवाइज करते जरा आसानी हो, रजिस्टर पर लिखेंगे बाद में पता भी नहीं चलना। मेरा ख्याल राइट साइड पे जगह बन जाएगी, थोड़ी सी जगह जो उसी को यूटिलाइज कीजिएगा। हाँ, जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो कहीं नोट जरूर करें, एक एक करवाते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं और लिखते जाएं। 1st January 11 एंट्री बोलने जी, क्या ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस है? तो पहली एंट्री होगी कैश डेबिट, डेफर्ड, ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने से? 30,000। पूरा पेज यूज कर लीजिएगा, छोटा छोटा जरा करके करना। हम इनिशियली डेफिनेटली दोनों मेथड से वो कह रहा है, तो पहले ऊपर सॉरी एक हेडिंग छोटी सी लिख लें, डायरेक्ट अप्रोच। कैश डेबिट, डेफर्ड, ग्रांट इनकम क्रेडिट। तो डायरेक्ट इनकम अप्रोच ध्यान में रखें। नेक्स्ट डेट बताएं, नहीं नेक्स्ट डेट बताएं। 31 दिसंबर, साल गुजर जाएगा। इस साल में कितना एक्सपेंस हुआ? 50,000 की एंट्री बताएं। ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, 50,000 रुपया। ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट 50,000, कैश और पेबल क्रेडिट 50,000। ठीक हो गया? थर्ड एंट्री पहले करवानी है, सोचनी है, फिर लिखनी है। जी सर, एंट्री तो हो जाएगी, डायरेक्ट इनकम अप्रोच है, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंस अलग रहेगा, इनकम अलग रहेगी, लेकिन इसकी वर्किंग करवाएं।
अब थोड़ी देर पहले ही शायद बात हुई है, कैसे वर्किंग होनी चाहिए, कैलकुलेटर पकड़े जरा। हाँ जी, 50,000 का खर्चा हुआ है कितने में से, टोटल 75,000 में से, तो यहाँ से एक परसेंटेज निकल सकती है कि कितना काम हो गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड्स। 50,000 लिखें कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 75,000 करें, इनटू 100 कर लें, ये 66 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या ख्याल है? 50,000, 50,000 क्या है जी, नाम बोले इनके। 50,000 का खर्चा हो गया है कितने में से, 75,000 में से। इट मीन तकरीबन 66% समथिंग, 66.67 समथिंग परसेंट काम हो गया है। इसको इस तरह भी कर सकते हैं सीधा ही, परसेंटेज निकालने के बजाय बोर्ड पे देखें जरा, 50,000 डिवाइड बाई 75,000 परसेंटेज बन जाएगी, और सीधा ही मल्टीप्लाइड बाय 30,000। परसेंटेज निकालने को रहने पर फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राउंड ऑफ करके, सीधा ही मल्टीप्लाई करना। 50,000 डिवाइड बाय 75 से पता क्या चलेगा? हाँ जी, परसेंटेज निकल आएगी। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले वो नहीं देखा था हमने, 1 लाख में से अगर 20,000 खर्चा हुआ है तो वो जरा फिगर सीधी थी, इसलिए मैंने परसेंटेज सीधी लिख दी थी। यहाँ जरा परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया आपको? 20,000 कर लें पूरी। जी ठीक है जी, प्रोपोर्शन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अतर सर, अहमद अतर। प्रोपोर्शन बन रहा है, प्रोपोर्शन। क्या होता है प्रोपोर्शन? परसेंटेज है, कितने परसेंट कॉस्ट इंकर हो गई है। तकरीबन 66.67% हो गई है, तो कॉस्ट 50,000 इंकर्ड अगेंस्ट 75,000, और 30,000 टोटल है, तो उसमें से 20,000 फिर अब इनकम रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। अपने जहन में जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लाएं जरा, एंट्रीज देखें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कोई एक्सपेंस नजर आएगा? कितना? 50,000 का ट्रेनिंग एक्सपेंस नजर आएगा, 20,000 की अदर इनकम नजर आएगी, अदर इनकम में 20,000 अलग नजर आएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई डेफर्ड ग्रांट इनकम नजर आएगी? कितनी कितनी? 30 नजर आएगी या 20 नजर आएगी? हिम्मत हिम्मत, सोचे सोचे। हाँ नहीं, 30 तो नहीं आएगा ना, 30 में से 20 तो इनकम बन गई है, अब क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ 10 रह जाएगा ना, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सिर्फ 10 रह जाएगा। और 10 फिर करंट लाइबिलिटीज में आएगा या नॉन करंट में? सोच के जरा। करंट में क्यों आएगा? क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स में इनकम बन जाना, अगले एक साल में, बल्कि शायद 6 महीने ही रह गए हमें, तो अगर इसलिए अगले कई सालों में इनकम बननी हो, फिर इसका नॉन करंट पोर्शन और करंट पोर्शन भी डिसाइड करेंगे। तो वाई 10,000? क्योंकि 30 में से 20 इनकम बन गई है, 10,000 लाइबिलिटी रह गई है। जो लाइबिलिटी रह गई है वो करंट इसलिए है क्योंकि उसने भी नेक्स्ट 12 मंथ्स में इनकम बन जाना। ठीक हो गया? बहरहाल नेक्स्ट ईयर भी कंप्लीट करें जरा। 31 दिसंबर 12, ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 25,000, ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश और पेएबल क्रेडिट, और फाइनली फिर जब सारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो लास्ट एंट्री डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? तो कितने से हो जाएगी एंट्री जी? रिमेनिंग सारी बन जाएगा, 30 में से जो रिमेनिंग रह गया, 20 तो इनकम बन गई हुई थी, तो 30 और इनकम बन जाएगी। दूसरे साल के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में लाएं जरा, दूसरे साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम कितनी नजर आएगी? 10,000। एक्सपेंस कितना नजर आएगा? 25,000। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट इनकम कितना नजर आएगा? अब वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी अब है ही नहीं, सारी इनकम अर्न होगी। तो टोटल 18 मंथ्स है, तो डेफिनेटली ये जो सेकंड ईयर है इसमें मैंने अभी ईयर एंड की डेट्स लिख दी हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप चाहें तो मिड ऑफ द ईयर की भी डेट्स लिख सकते हैं।
लेकिन आना इसी साल में इस एंट्री ने है। ठीक है, तो डेट अगर मिड ऑफ द ईयर भी लिख देंगे, मिड बनेगा वैसे, 18 महीने का मतलब 1.5 साल थे, तो मिड ऑफ द ईयर लिखते हैं या ईयर एंड लिखते हैं, इसी साल की एंट्री से। ठीक है अबू साले साहब, बाकी आपके पास नीचे ना मेरा ख्याल है एक स्टेटमेंट बनी हुई है, लेकिन चले मेरे ख्याल वैसे ही हमने डिस्कस कर लिए। आप जरा इनडायरेक्ट अप्रोच से एंट्रीज लिखें जरा, इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच अगर हो तो खुद से पूरा करें, अगर यहाँ जगह नहीं है तो कोई नहीं, रजिस्टर पे लिख लें। वैसे तो अच्छा अगर इधर ही बन जाए, ताकि जब कभी दोबारा नजर पड़े नजर आ जाए। जी वो भी आप ही लिख लें जैन साहब। चेक करें, मैंने सी की एंट्रीज लिखी हुई है, मैच करें मेरे साथ। सिर्फ थर्ड एंट्री में और शायद फिफ्थ एंट्री में लास्ट, इसमें चेंज आना है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो एज इट इज रहनी है। थर्ड एंट्री में ग्रांट इनकम की जगह ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, और लास्ट एंट्री में ग्रांट इनकम की जगह ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। जी ओके जी प्लीज। अच्छा, ये अगर इनडायरेक्ट इनकम अप्रोच से वर्किंग हुई हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लाया जरा। फर्स्ट ईयर में ग्रांट इनकम कितनी नजर आएगी? नहीं नहीं नजर आएगी, ग्रांट इनकम बिल्कुल नजर नहीं आएगी। ग्रांट इनकम अब नजर नहीं आएगी। 30,000 का, 50 माइनस 20, 30 का बस एक्सपेंस नजर आएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अभी भी 10,000 ही नजर आएगा करंट लाइबिलिटीज में। 30,000 माइनस 20,000, उस पर नहीं फर्क पड़ा, वो तो एज इट इज है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में नेट ऑफ हो रहा है। देन उसके बाद अगर 2012 में देखें तो 25,000 माइनस 10,000, 15,000 का नेट एक्सपेंस नजर आएगा, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेफर्ड ग्रांट इनकम खत्म हो जाएगी। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कैश के सर में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती इन क्वेश्चंस में।
मैंने मेरे ख्याल I-23 में भी आपको बताया था कि वो सिर्फ जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक बात हो रही है उसी स्टैंडर्ड के अपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने होते हैं, अनलेस पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी हो फिर डेफिनेटली। असल में कैश तो यहाँ नहीं सिर्फ यही कैश नजर आ रहा है ना, वरना बिजनेस में पूरे साल में कोई सेल भी हुई होगी और बाकी ट्रांजेक्शन्स भी हुई होंगी, तो कैश का डाटा लिख लें तो गलत नहीं है, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए जो जिस स्टैंडर्ड के एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं उस पर फोकस हो। बाकी वो लिख भी देंगे तो ठीक है, लेकिन उसका नंबर कोई नहीं होता। जी वैसा बहुत हो सकता है, लेकिन ये मुनासिब तरीका नहीं है। 30,000 जो ग्रांट है वो ग्रांट इनकम है और 75,000 एक्सपेंस है, तो ज्यादा बेहतर है कि एक्सपेंस के साथ इसको लिंक किया जाए। ये डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पहले साल के एंड पे 10,000 करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा। ठीक है, ओके जी, प्लीज मिस्टर वैस। तो एक्सपेंस के साथ लिंक करना जरा बेहतर है। जी डी वापस आ रहे पेज नंबर 47 पे। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस डिस्कशन में, ग्रांट की डिस्कशन में एक हिस्सा पढ़ लिया है, एंड दैट इज ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज ए कंपनसेशन फॉर एक्सपेंस। मतलब अगर हमें एक्सपेंसेस के अगेंस्ट को ग्रांट मिल रही है तो उसमें फिर पास्ट एक्सपेंसेस के लिए इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट अगर है तो वो तो जैसे ही आएगी इनकम बन जाएगी, लेकिन अगर कोई फ्यूचर रिलेटेड है तो उससे पहले डेफर करें, बाद में से इनकम बनाएं। इनकम बनाने के फिर दो तरीके हैं। नंबर एक डायरेक्ट मेथड है कि उसे अदर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड किया जाए, और इनडायरेक्ट मेथड ये है कि उसे एक्सपेंस से नेट ऑफ कर लिया जाए। राइट साइड पे आ जाए, दूसरा हिस्सा शुरू कर लें इस स्टोरी का। सारा फोकस अब शिफ्ट कर दें ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, उसके अब दो हिस्से शुरू हो गए, साथ साथ रहेगा। लेफ्ट एरो में क्या लिखा हुआ है? मॉनेटरी एसेट मींस कैश इज रिसीव्ड टू एक्वायर एसेट। क्या मतलब? मिला कैश है, लेकिन कंडीशन ये है कि एसेट लेना है। ठीक है, ऑपोजिट साइड देखें। नॉन मॉनेटरी का मतलब पैसे नहीं मिले, एक्चुअल एसेट मिल गया, मींस लैंड या कोई मशीनरी या कोई बिल्डिंग ही मिल गई है। तो पहले इधर वापस आ जाए लेफ्ट साइड पे, पहले इधर बहस आगे कर लेते हैं कि अगर कैश मिला है किसी एसेट को लेने के लिए तो उसका क्या करें। ये क्लियर हो गया क्या मिला है, लेना क्या है। अगर कैश मिला है और उसकी कंडीशन गवर्नमेंट ये रखी कि फॉर एग्जांपल कोई लैंड लेनी है या कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई मशीनरी लगानी है, गवर्नमेंट ने इस कंडीशन पे पैसे दिए हैं कि कोई एसेट लेना है। ठीक है, तो हम उस तरफ अब जा रहे हैं। तो लेफ्ट जो बॉक्स है बड़ा, उसके नीचे पे दो बॉक्सेस हैं, साथ साथ रहना है, इधर उधर नहीं जाना। किसके नीचे जा रहा हूं अब मैं? कैश मिला है, कैश मिला है ताकि एसेट लिया जाए, उसके नीचे लेफ्ट बॉक्स में है। अब दो सिनेरियोज यहाँ ये हो सकते हैं कि कैश मिला है आप, और कंडीशन ये है कि कोई डेप्रिशिएबल एसेट लेना है, मसलन कोई मशीनरी लेनी है, कोई बिल्डिंग लेनी है, कोई प्लांट खरीदना है, कोई फर्नीचर लेना है। तो कैश मिला है इसलिए ताकि कोई ऐसा एसेट लिया जा सके जो डेप्रिशिएट होना है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, राइट साइड देखें। कैश मिला है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, मसलन कैश मिला है कि कोई लैंड लेनी है, मिला कैश ही है, लेकिन वो कैश किस एसेट को लेने के लिए मिला है, या डेप्रिशिएबल के लिए या नॉन डेप्रिशिएबल के लिए। अब आपने इस वक्त नीचे आना है जहां लिखा हुआ है कैश फॉर डेप्रिशिएबल एसेट इज रिसीव्ड, मींस पूरा ऊपर से शुरू करूं अगर मैं, तो बात हो रही ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, बात हो रही है कि पैसे मिले हैं, और नंबर 3 पैसे मिले हैं किसी डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदने के लिए। तो उसके नीचे कैंडी इकट्ठे हो जाए, वहां दो अब एरोज बने हुए हैं। रिवाइज करने जहन में, ग्रांट किसके लिए है? एसेट के लिए। ग्रांट के तौर पे मिला क्या है? कैश किस मकसद के लिए? एसेट के लिए। और कौन से एसेट के लिए? डेप्रिशिएबल एसेट के लिए। देन फिर क्या होगा? बिल्कुल शायद वही होगा, रिलैक्स रहिएगा। इसके नीचे अब लेफ्ट बॉक्स में आ जाए आप। सबको पता है मैं किस बॉक्स में हूँ? किस बॉक्स में जरा पढ़ दें पहले वर्ड्स क्या हैं। हाँ जी, ग्रांट इज क्रेडिटेड टू, अब आराम से पढ़े, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो कहता है ग्रांट जो मिलेगी डेप्रिशिएबल एसेट के लिए कैश की शकल में, उसको पहले क्रेडिट कर दें डेफर्ड ग्रांट इनकम में। एंट्री बोलें। हाँ जी, कैश डेबिट कर लें और डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट कर लें। ठीक है,
फिर उससे फिर आप इनकम बनाएं, जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे उसकी यूजफुल लाइफ पे आप इनकम बनाएं। मींस 3-4 एंट्रीज जरा तरतीब से सुनाएं। पहली एंट्री हुई कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। फिर आप ये कैश यूज करके एसेट ले लेंगे। एसेट की एंट्री बताएं। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अब एसेट कोई डेप्रिशिएबल होगा ये, तो डेप्रिशिएबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। फिर उस एसेट ने डेप्रिशिएट होना है, डेप्रिसिएशन डेबिट क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और दूसरी तरफ फिर जिस यूजफुल लाइफ पे एसेट डेप्रिशिएट होगा, जिस मेथड जिस बेस पे एसेट डेप्रिशिएट होगा, उसी मेथड और बेस पे ये डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट की अमाउंट आती रहेगी। डेप्रिसिएशन अलग रिकॉर्ड होती रहेगी और ग्रांट एज एन अदर इनकम अलग रिकॉर्ड होती रहेगी। इसलिए वंस अगेन ये अप्रोच क्या कहलाएगी? डायरेक्ट अप्रोच कहलाएगी। क्या मतलब डायरेक्ट अप्रोच? हाँ जी, अलग अलग मतलब डेप्रिसिएशन अलग है, इनकम अलग है, अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन एज अलग एक्सपेंस रिकॉर्ड होगी और ग्रांट एज एन अदर इनकम अलग रिकॉर्ड होगी। ठीक हो गया? तो मैंने जानबूझ के वर्ड्स कुछ ऐसे बोले जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड बोले मैंने, लेकिन डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रिवैल्यूएशन कर दी है। कॉन्सेप्ट क्या है? डेफिनेटली रिवैल्यूएशन हो सकती है बाद में, उसके वही कॉन्सेप्ट्स हो गए जो IAS 16 में। लेकिन अगर कैश मिला है डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, तो पहले डेफर्ड ग्रांट इनकम का हेड बनाएं। बैलेंस शीट देन बनाएं जरा। डेफर्ड ग्रांट इनकम एक लायबिलिटी के तौर पे आ जाएगी। फिर एसेट खरीदेंगे, एक एसेट आ जाएगा। एसेट भी डेप्रिशिएट होकर प्रॉफिट लॉस में जाएगा, और जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे ग्रांट अदर इनकम में ट्रांसफर होती जाएगी। हम इस तरह करते हैं, यहाँ जरा एक एग्जांपल नंबर 4 कर लेते हैं। पेज नंबर ढूंढना है 54 जी। ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, एक एग्जांपल कर ले मेरे साथ। तो एग्जांपल नंबर 4 का पेज है 54 जी। डियर, गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी a cash sum of 12,000 on 1st January 2011 to assist in, underline करें, to assist in the acquisition of a nuclear plant। क्या कैश मिला है? क्या एसेट के लिए मिला है? क्या डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिला है? ऐसे ही है, तो वही एंट्रीज फिर हो जाएंगी। इसी तरह सोचना पड़ना जिस तरह मैंने भी बताया। हो सकता है एक्सपेंसेस के लिए मिला हो सकता है एसेट के लिए मिला हो। फिर किस एसेट के लिए मिला है? डेप्रिशिएबल के लिए मिला है, नॉन डेप्रिशिएबल के लिए? ये सारी स्टोरी जरा बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट लाइन में कहता है न्यूक्लियर प्लांट वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर 90,000। ये जरूरी नहीं कि जितनी ग्रांट मिली उतने का एसेट हो, पूरी भी हो सकती है अमाउंट और कम भी हो सकती है। वाज अवेलेबल फॉर यूज इमीडिएटली। डेप्रिसिएशन कब से शुरू होती है जी? जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो। वर्ड सही है, ध्यान में रखना है। यूजफुल लाइफ 3 इयर्स है, नील रेजिडुअल वैल्यू है। मेथड ना बताया तो कौन सा होता है, तो बाकी अभी वो सारे आएंगे। रिक्वायर्ड आ गया, जनरल एंट्रीज करें 11, 12, 13 की। अंडरलाइन द लास्ट लाइन। कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स डायरेक्टली इन इनकम। बस यहीं रहे, डाटा खत्म हो गया है, रजिस्टर पे लिखना एंट्रीज। टाइम है, करवा दें। घड़ी देखना मसले का हल नहीं है। फर्स्ट डेट बता दें। फुली पार्टिसिपेट प्लीज। 1 जनवरी 11 डबल एंट्री। कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट लिखें। कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट मिल गई। दूसरी एंट्री बोले तरतीब से, सेम डेट लिखें दोबारा। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 90,000 से 90,000। थर्ड डेट बताएं। 31 दिसंबर 11
तरतीब बनाना है, बस तरतीब बनानी है। पहले डेप्रिसिएशन की बात कर लें। 90,000 डिवाइड बाय 3, रेजुअल वैल्यू नहीं है, पूरा साल यूज हो रहा है। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 30,000 से। जी अब साथ ही क्या जहन में लाएं, मेरी सजेशन है पेज नंबर 47 पे जाएं, जो बॉक्स अभी पड़ा है उसको अप्लाई करके वो वर्ड्स बोल दें। अब क्या करना है, अब डेफर्ड ग्रांट इनकम को भी एसेट की यूजफुल लाइफ के मुताबिक प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बनाना है। करवा देंगे पहले वर्किंग, कैसे करूं? 12,000 डिवाइड बाय 3, जिस मेथड और बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसी मेथड और बेस को। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही अप्लाई हो जाएगा यहाँ भी। तो डबल एंट्री बन जाएगी, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। अमाउंटिंग टू रुपीज 4,000। अब रिक्वायर्ड एंट्रीज 12 और 13 की भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इंडिविजुअली सोची जा सकती हैं कि क्या एंट्रीज होंगी। सोच लेंगे, एक कर लें, चलें 12 की कर लें, है टाइम। 31 दिसंबर 12 में क्या एंट्रीज होंगी? सेम एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी। आखिरी दो जो एंट्रीज हैं, डेप्रिसिएशन वाली भी और इनकम वाली भी, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम फिगर्स पे आ देंगे। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय रुपीज हो जाएगा 30,000। इंफॉर्मेशन अगर नहीं हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड काइंडली ध्यान में रखें। उधर रख दो नीचे, हाँ नीचे, हाँ जी ठीक है। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट 4,000। बस प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो साथ रहना मजबूरी है। जब भी कभी होमवर्क दूँ तो आप प्लीज़ ज़रूर टाइम निकालना है, टेस्ट हो ज़रूर टाइम निकालें। आपके सामने ही बहुत ज़्यादा तंग करना मेरी आदत नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर टेस्ट हो तो ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग, आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा, कल वाले टेस्ट को टाइम दें, बाकी फिर इंशाल्लाह मंडे को दोबारा टेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कल अपने नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होगी। जी अब नॉर्मल एक एक्स्ट्रा क्लास हर सैटरडे को होगी, ताकि हम सुकून से संडे को सो सकें। अल्लाह हाफिज। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? टेस्ट को टाइम देना है आज। अल्लाह हाफिज। कल क्लास से पहले दे दिया हो। अल्लाह हाफिज।